नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में वर्तमान घटनाक्रम के बाद सुरक्षा को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश के साथ अफगानिस्तान के मसले पर बातचीत की। विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मानवाधिकारों के मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए अगले सप्ताह विशेष सत्र आयोजित करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, नई स्क्रैप नीति से ऑटोमोबाइल क्षेत्र और विकसित होगा तथा वायु प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी। भारत में पिछले 7 वर्ष में पेटेंट को मंजूरी देने में रिकॉर्ड 572% वृद्धि हुई। देश में अब तक 56 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.51% हुई। बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच होंगे। पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए आज से फिर खुलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़ी 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया और ओडिशा सरकार ने भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम की प्रायोजन अवधि 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाई। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है, टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले भाग्यशाली विजेता हैं बालाघाट मध्य प्रदेश के विनय श्रीवास्तव। मैं बहुत खुश हूँ आकाशवाणी के समाचार प्रभाग की इस आजादी के अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर, और अपना ये पुरस्कार मैं अपने पापा जी को समर्पित करता हूँ। पापा जी की वजह से मुझे रेडियो सुनने की आदत पड़ी और मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं वे, और बड़ा अच्छा लगता है जब आकाशवाणी में हमें अपना नाम सुनने मिल जाएगा। मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आजादी का ये अमृत महोत्सव सिर्फ महोत्सव बनकर न रह जाए, बल्कि हम देश की सेवा के कुछ काम आ सकें। ये गुरुत्व दायित्व हम सभी युवाओं का है, सभी देशवासियों का है। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न समाचार प्रभात में सोमवार 23 अगस्त को श्रोताओं से पूछा जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा।
साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुरक्षा से संबद्ध मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बैठक में उपस्थित थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश के साथ अफगानिस्तान के मसले पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने के लिए न्यूयॉर्क में हैं। विदेश मंत्री ने ट्वीट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मिलकर अच्छा लगा। डॉक्टर जयशंकर पहले कार्यक्रम के अंतर्गत आज संरक्षकों की संरक्षा में प्रौद्योगिकी और शांति स्थापना की भूमिका विषय पर खुली बहस में हिस्सा लेंगे। दूसरा कार्यक्रम कल होगा, जिसमें वे आतंकी गतिविधियों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा विषय पर उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री ऐसे समय न्यूयॉर्क यात्रा पर हैं, जबकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर अन्य सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार अपने सभी नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है और काबुल हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होते ही उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में अनेक भारतीय फंसे हैं। भारत की तात्कालिक प्राथमिकता अफगानिस्तान में फिलहाल मौजूद सभी भारतीय नागरिकों के बारे में सटीक जानकारी हासिल करना है। सभी संबंधित पक्षों से विदेश मंत्रालय के विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ को तत्काल संबंधित जानकारी देने का आग्रह किया गया है। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8010611290। भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी ईमेल पर भी दी जा सकती है। इसका ईमेल आईडी है situationroom@mea.gov.in। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में सिख और हिंदू समुदाय के नेताओं से आग्रह मिले हैं और मंत्रालय उनके संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान से आवागमन की मुख्य चुनौती काबुल हवाई अड्डे की संचालन स्थिति है। अफगानिस्तान में स्थिति को देखते हुए भारत ने वायुसेना के विमान C-17 से काबुल में अपने दूतावास से राजदूत और अन्य सभी कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। राजनयिकों, अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों सहित 150 लोग कल दिल्ली के निकट हिंडन हवाई अड्डे पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 24 अगस्त को विशेष सत्र का आयोजन करेगी। संयुक्त राष्ट्र ने कल कहा कि लगभग 90 देशों के अनुरोध पर यह सत्र आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सूची के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस ने सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि चीन और रूस समर्थन नहीं कर रहे हैं। अमरीका इस प्रस्ताव के समर्थक देशों में शामिल नहीं है। अमरीका का दर्जा पर्यवेक्षक देश के रूप में है। तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर से अफगानिस्तान लौट आया है। बरादर की इन वापसी की खबरों के बीच ये कहा गया है कि वह अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बन सकता है। बरादर तालिबान गुट में हिब्बतुल्लाह अखुंदज़दा के बाद दूसरे नंबर का नेता है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि कल 13 सैन्य विमानों के जरिए 1000 से अधिक अमेरिकी नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला गया। उधर ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वह हजारों अफगान शरणार्थियों को अपने देश में बसने की मंजूरी देगी। ब्रिटेन के गृह विभाग ने कहा है कि आने वाले वर्षों में देश में 20,000 से अधिक अफगान नागरिकों को बसने की अनुमति दी जाएगी। पहले वर्ष में 5,000 शरणार्थी इसके पात्र होंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वाहन स्क्रैपेज नीति सभी पक्षधारकों और देश के लिए लाभदायक है। नई दिल्ली में कल इससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस नीति से वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्क्रैपेज नीति से ऑटोमोबाइल क्षेत्र की वृद्धि में तेजी आएगी और इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। श्री गडकरी ने कहा कि इन केंद्रों से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। फिटनेस सेंटर और स्क्रैपिंग सेंटर ये बड़े प्रमाण पर खोलकर हम लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन ये हमारे 3 बिग कंसर्न है। प्रधानमंत्री जी ने पेरिस अकॉर्ड पर साइन करने के बाद अब हम 38% हमारी पावर ग्रीन पावर है। अब हम एनर्जी सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे देश का अभी इम्पोर्ट बिल 8 लाख करोड़ का है पेट्रोलियम का, और ऐसा ही चलता रहेगा तो 5 साल के बाद वो 15 लाख करोड़ का होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में वर्तमान घटनाक्रम के बाद सुरक्षा को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश के साथ अफगानिस्तान के मसले पर बातचीत की। विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मानवाधिकारों के मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए अगले सप्ताह विशेष सत्र आयोजित करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, नई स्क्रैप नीति से ऑटोमोबाइल क्षेत्र और विकसित होगा तथा वायु प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी। भारत में पिछले 7 वर्षों में पेटेंट को मंजूरी देने में रिकॉर्ड 572% वृद्धि हुई। देश में अब तक 56 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.51% हुई। बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच होंगे। पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए आज से फिर खुलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़ी 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया और उड़ीसा सरकार ने भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम की प्रायोजन अवधि 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाई। देश में पिछले 7 वर्षों में पेटेंट को मंजूरी देने में 572% वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वर्ष 2020-21 में 28,391 पेटेंट को मंजूरी दी गई, जबकि वर्ष 2014 के दौरान 4,227 पेटेंट को अनुमति दी गई। पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल कार्यक्रम में विजेताओं को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि आज प्रौद्योगिकी और नए विचार विकास के 2 इंजन हैं और बौद्धिक संपदा अधिकार उनका ईंधन है जो उन्हें शक्ति प्रदान करता है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। परिसंघ ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को वैश्विक माहौल का फायदा लेने में मदद मिलेगी। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि इससे निर्यातकों को नए ऑर्डरों के दाम तय करने में मदद मिलेगी और वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने लिए जगह बना पाएंगे। बिहार में 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थानों के चुनाव इस वर्ष 11 चरणों में 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच कराए जाएंगे। ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का गठन 15 जून तक किया जाना है। राज्य चुनाव आयोग मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्यों के चुनाव के लिए 24 अगस्त को अधिसूचना जारी करेगा। मतदान 24 और 29 सितंबर, 20 और 29 अक्टूबर तथा 3, 15, 24 और 29 नवंबर और 8 तथा 12 दिसंबर को कराया जाएगा।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल अमृत महोत्सव की श्री शक्ति चुनौती 2021 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देना है। ये प्रतियोगिता महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आयोजित की जा रही है ताकि पूर्ण क्षमता हासिल करने में उनकी मदद की जा सके। स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने आशा प्रकट की कि श्री शक्ति प्रतियोगिता में उद्यमी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने प्रतिबंधित आतंकवादी गुट आईएसआईएस से जुड़ी 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। केरल के कन्नौज जिले की निवासी मीझा सिद्दीकी और शिफा हैरिस को सोशल मीडिया पर कई दुष्प्रचार करने वाले चैनल चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन चैनलों पर हिंसक विचारधारा का प्रचार करने और भर्ती किए गए नए सदस्यों को कट्टरवादी बनाने का आरोप है। ये लोग टेलीग्राम, हूप और इंस्टाग्राम जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईएसआईएस के प्रचार के लिए कई चैनल चला रहे थे। पश्चिम बंगाल में कोविड स्थिति में सुधार के बाद रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ आज से श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। मठ सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से पौने 6 बजे तक खुला रहेगा। दर्शकों को मठ परिसर में कोविड संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन पुराने मंदिर और स्वामी विवेकानंद के कक्ष में जाने तथा प्रसाद वितरण पर रोक बनी रहेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का जन्म, स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए रोजाना ला रहा है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम आपको नेताजी के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बताएंगे। आज ही के दिन 1945 में समाचार मिला कि नेताजी जिस विमान से जा रहे थे वो ताइवान में ताइहोको हवाई अड्डे के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्होंने नजदीकी जापानी सैन्य अस्पताल में चोट के कारण दम तोड़ दिया। पेश है भारत के स्वाधीनता संघर्ष की सबसे बहादुर हस्तियों में से एक नेताजी की जीवन की झलक। सुभाष चंद्र बोस को प्यार से नेताजी कहा जाता था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1919 में स्नातक शिक्षा प्राप्त की और 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की। कहा जाता है कि बाघ को लंबे समय तक पिंजरे में कैद नहीं रखा जा सकता। आजाद ख्याल के सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सिविल सेवा से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता करने के बजाय अपने देश की आजादी के लिए कार्य करने का रास्ता चुना। सुभाष ने स्वराज का समर्थन किया। उनका विचार था कि आजादी दी नहीं जाती बल्कि ली जाती है। इसलिए उन्होंने अपनी मातृभूमि को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने की रणनीति बनाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद नेताजी ने जन आंदोलन शुरू किया। इसके तहत उन्होंने देश भर के लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। सुभाष की अपील पर लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बोस घर में नजरबंद कर दिए गए। इस दौरान उन्होंने नाटकीय ढंग से वहां से निकलने की योजना बनाई। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली ताकि अंग्रेज उन्हें पहचान न सकें और वे पठान के वेश में घर से निकल गए। 19 जनवरी 1941 की रात बोस पहले बिहार गए। वहां से पेशावर के रास्ते काबुल, मॉस्को और रोम होते हुए आखिरकार जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, while I am in Tokyo, I desire to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration. बोस 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निकल गए और आजादी का संघर्ष जारी रखा।
आजाद हिंद फौज को उन्होंने नया रूप दिया। नेताजी ने गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के नाम पर आजाद हिंद फौज की रेजिमेंट के नाम रखे। आजाद हिंद फौज में एक रेजिमेंट ऐसी भी थी जिसमें केवल महिलाएं थीं। इसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में युद्धबंदी और हजारों आम नागरिक शामिल हुए। बोस जापानी सेना की सहायता से ब्रिटिश साम्राज्य से लड़कर भारत को आजाद कराना चाहते थे। जब ब्रिटिश सेना ने मलय प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया तो बोस ने समर्पण न करने का फैसला किया और सोवियत संघ के समर्थन के साथ मंचूरिया से लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। मंचूरिया जाते समय ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोस के मृत्यु के बारे में विवाद है। माना जाता है कि नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेकोजी मंदिर में रखी गईं। हालांकि इस बारे में भी विवाद है कि मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की हैं या नहीं। इसके कारण कई तरह की धारणाएं बनी और माना गया कि शायद सुभाष इस हादसे में बच गए हों। गांधी जी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। नेताजी की आवाज आज भी लोगों के दिलों में देशभक्ति का संचार कर देती है। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. अगस्त को विजय लक्ष्मी पंडित की जयंती भी है। वे राजनेता और राजनयिक थीं। स्वतंत्रता से पहले भारत में कैबिनेट मंत्री बनने वाली वे पहली भारतीय महिला थीं। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थीं। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय हॉकी टीम की प्रायोजन की अवधि 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल भुवनेश्वर में पुरुषों और महिलाओं की राष्ट्रीय हॉकी टीमों के ओलंपिक खिलाड़ियों के स्वागत के लिए आयोजित समारोह में ये घोषणा की। पुरुषों और महिलाओं की राष्ट्रीय हॉकी टीम को प्रायोजित करने की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि ओडिशा और हॉकी एक दूसरे का पर्यायवाची बनने के लिए वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी और राष्ट्र का गौरव लौटेगा। मुख्यमंत्री श्री पटनायक ने टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत पर प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए प्रदान किए। इस अवसर पर पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में उनकी सफलता में ओडिशा का अहम योगदान है। इससे पहले कल दिन में भारतीय हॉकी टीम भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। देश में कल 88,13,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 56 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल 25,166 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर 97.51% हो गई है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तापमान 24 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तरी भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में तापमान 7 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देशों के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में 1-2 स्थानों पर हल्की या गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। वहीं पोर्ट ब्लेयर में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में।
और फरहत, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, आज प्रकाशित अखबारों ने अफगानिस्तान के घटनाक्रम और हालात पर विस्तार से समाचार दिए हैं। भारत के अपने फंसे हुए नागरिकों को निकालने की प्राथमिकता और सरकार के किए जा रहे प्रयासों को भी सभी अखबारों ने महत्व दिया है। अफगानिस्तान के सभी हिंदू और सिखों को भारत में शरण देने के प्रधानमंत्री के बयान को हरिभूमि ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, पीएम मोदी ने भारतीय नागरिकों को निकालने पर जोर दिया और हालात की जानकारी दी। दिल्ली में सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए हुई बैठक में ब्यौरे के साथ दैनिक जागरण ने लिखा है, सहमति बनी, भारतीयों को सुरक्षित निकालें, अफगान नागरिकों की हर संभव सहायता करें। शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी को कुछ अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है कि अदालत नहीं चाहती कि सरकार ऐसी किसी बात का खुलासा करे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जजों की सुरक्षा पर हलफनामा न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई। पत्र लिखता है, केंद्र ने कहा, न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय स्तर की फोर्स व्यवहारिक नहीं, राज्य अपने स्तर पर कार्य करें। श्रीनगर के कुलगाम जिले में कल भाजपा नेता की गोली मारकर की गई हत्या की खबर भी जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा और हिन्दुस्तान ने अपने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। पाकिस्तान के लाहौर में प्रथम सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह की 9 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की खबर भी सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर चित्र के साथ दी है। कोरोना के राज्यवार आंकड़े और टीकाकरण की स्थिति पर भी लगभग सभी अखबारों की नजर है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजाजी के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले भाग्यशाली विजेता हैं बालाघाट, मध्य प्रदेश के विनय श्रीवास्तव। मैं बहुत खुश हूँ आकाशवाणी के समाचार प्रभाग की इस आजादी के अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर, और अपना ये पुरस्कार मैं अपने पापा जी को समर्पित करता हूँ। पापा जी की वजह से मुझे रेडियो सुनने की आदत पड़ी और मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं वे, और बड़ा अच्छा लगता है जब आकाशवाणी में हमें अपना नाम सुनने मिल जाएगा। मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आजादी का ये अमृत महोत्सव सिर्फ महोत्सव बनकर न रह जाए, बल्कि हम देश की सेवा के कुछ काम आ सकें। ये गुरुत्व दायित्व हम सभी युवाओं का है, सभी देशवासियों का है। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न समाचार प्रभात में सोमवार 23 अगस्त को श्रोताओं से पूछा जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में वर्तमान घटनाक्रम के बाद सुरक्षा को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश के साथ अफगानिस्तान के मसले पर बातचीत की। विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मानवाधिकारों के मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए अगले सप्ताह विशेष सत्र आयोजित करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, नई स्क्रैप नीति से ऑटोमोबाइल क्षेत्र और विकसित होगा तथा वायु प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी। भारत में पिछले 7 वर्षों में पेटेंट को मंजूरी देने में रिकॉर्ड 572% वृद्धि हुई। देश में अब तक 56 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.51% हुई। बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच होंगे। पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए आज से फिर खुलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए अमृत महोत्सव श्री शक्ति चुनौती 2021 प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकवादी गुट आईएसआईएस से जुड़ी 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। और उड़ीसा सरकार ने भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के प्रायोजन अवधि 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।